हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं सलाल एजुकेशन। इस वीडियो का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। अब सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस की डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को समझने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो आप सबसे पहले वो पार्ट देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की डिफिनेशन से। अब कोई भी एटमॉस्फेयर में मौजूद कोई भी ऐसी गैस जो फार इंफ्रारेड रेडिएशन यानी फार इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। फार इंफ्रारेड रेडिएशन कौन सी होती हैं? जिनकी वेवलेंथ की रेंज इंफ्रारेड बैंड में आए, यानी उनकी वेवलेंथ इस रेंज में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फार इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये देख लीजिए, ये मिड है, ये फार है, ये इसमें इस बैंड में जिन वेव की वेवलेंथ हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? फार इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इन रेडिएशन को जो गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं और इमिट भी करती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक हो गया। अब रेंज देख लेते हैं। 3.0 से 100 माइक्रोमीटर इसकी रेंज है, यानी वेवलेंथ है। ओके, अगर नैनोमीटर में देखें 3000 से लेके 1 लाख तक है, और मिलीमीटर में देखें तो अपर लिमिट हमारे पास कितनी है? 0.1 mm। एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेपर की फॉर्म में वाटर होता है एटमॉस्फेयर में मौजूद। उसके बाद मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ओजोन को हम ग्रीन हाउस गैस लेते हैं जब ये लोअर एटमॉस्फेयर में होती है, तो ऊपर जब होती है अपर एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे हम इसको एज ए ग्रीन हाउस गैस नहीं लेते। वहाँ पे एक ये बड़ी मुफीद किस्म की गैस के तौर पे ली जाती है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब मेनली ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के तौर पे देखा जाता है, लेकिन ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर क्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस ये लाइफ क्या एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये करती हैं काज। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर जो है अर्थ का मेंटेन करता है, ये बहुत लाजमी है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब इन गैसेस की एक कंसंट्रेशन एक ख़ास लिमिट से बढ़ जाए, तो इनको हम कहते हैं, इस वो जो इफेक्ट है उसको हम कहते हैं इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लेके जाती है क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज डिस्ट्रक्शन, यानी कि डिस्ट्रक्शन। तो इनकी कंसंट्रेशन, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन अगर एक ख़ास लिमिट से बढ़ जाए, तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक ख़ास किस्म की वेवलेंथ को ही क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। वो डिस्कस हमने कर लिया है। फार इंफ्रारेड रेंज में जो भी वेवलेंथ आती है, ये उसी को एब्जॉर्ब करते हैं और किसी को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये आगे पहली प्रॉपर्टी। दूसरी अगर बात करें, दूसरी है कि इनकी कैपेसिटी है, हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, ये गैस टू गैस वेरी करती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। अब मीथेन की जो कैपेसिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह द एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पेन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि एक ग्रीन हाउस गैस आफ्टर इट्स एमिशन एटमॉस्फेयर में कितना टाइम रहती है, तो इसकी ये लाइफ स्पेन है। फॉर एग्जांपल अगर हम करें बात मीथेन की, तो मीथेन रहती है 12 ईयर। और अगर बात करें हम फ्लोरोकार्बन की, तो ये रहती है 270 ईयर्स इन द एटमॉस्फेयर। तो ये तीन जो हैं इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस हीट कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, ये भी क्वेश्चन है। अब हीट आती कहाँ से है? सन से आती है और अर्थ तक आती है। ठीक हो गया। सन से
डिफरेंट वेवलेंथ आती हैं, जैसे गैमा रे है, ठीक हो गया, यूवी में भी आती है, विजिबल में भी आती है, और साथ ही साथ रेडियो वगैरह वगैरह डिफरेंट वेवलेंथ में आती है। तो मोस्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर में, अब अर्थ और सन के दरमियान क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं। अब इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ठीक हो गया। जिस वक्त यहाँ पे लाइट पहुँचती है, ये एनर्जी सन की एनर्जी पहुँचती है, तो ये विजिबल लाइट की फॉर्म में होती है या फिर इंफ्रारेड रेंज में होती है। यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारी विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट, और ये है नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ, और ये है फार। अब हम देखते हैं कि विजिबल लाइट जो है ये बड़ी इजीली इन गैसेस को क्रॉस करके ज़मीन की तरफ आ गई, लेकिन ये जो है फार इंफ्रारेड ये नीचे नहीं आ रही, और यहाँ पे देखिए ये भी नीचे नहीं आ पा रही। अब ये नीचे नहीं आ पा रही, ठीक हो गया। अब जो विजिबल लाइट है नियर इंफ्रारेड है, ये अर्थ के ऊपर आई है। अर्थ इसको सबसे पहले कुछ को तो ये रिफ्लेक्ट कर देगी कि भाई आप जाओ वापस स्पेस में, तो ये फिर इजीली यहाँ से गुजर के चले जाएंगे, लेकिन कुछ को ये एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करेगी, कुछ टाइम के बाद ये इनको री एमिट करेगी, दोबारा जो है एमिट करेगी। अब इसको एब्जॉर्ब किया था विजिबल लाइट की शक्ल में, लेकिन जब एमिट करेगी तो ये होगी फार इंफ्रारेड की शेप में, यानी ऊपर से तो इनको नहीं आने दिया, इनको एब्जॉर्ब कर लिया। अब नीचे जो आई थी विजिबल लाइट, इसको भी अर्थ ने किस में कन्वर्ट कर दिया, फार इंफ्रारेड रेडिएशन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब हम देखते हैं कि ये हीट को एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर जो है मैकेनिज्म क्या है। अब आप देखिए, ये हमारे पास वेव है, ठीक है। अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी है तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी है उसकी वेवलेंथ भी होती है, और साथ एक ही टाइम पे वो एज ए वेवलेंथ भी बिहेव करती है और एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है। तो जब ये एज ए पार्टिकल बिहेव करती है तो इसकी जो पार्टिकल हैं उनको नाम दिया जाता है फोटान का, यानी एनर्जी के जो पार्टिकल हैं उसको कहा जाता है फोटान। तो ये हमारे पास ये जो येलो कलर के हैं ये फोटान्स हैं, और ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक हो गया। जब एक फोटान आके इस बॉन्ड पे लगता है और इसको स्ट्राइक करता है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट हो जाता है, वाइब्रेशन करता है, और साथ ही साथ इस फोटान को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह डिफरेंट फोटान्स को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और दूसरी जो गैसेस हैं, वो भी इसी तरह, उनके बॉन्ड तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका भी सेम ही मैकेनिज्म होता है गैस को इसको हीट को एब्जॉर्ब करने का। अच्छा, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इसने एब्जॉर्ब किया, लेकिन अब इतनी कैपेसिटी तो नहीं है ये सबको सारे फोटॉन्स जो है ये एब्जॉर्ब करेगा। कुछ टाइम के बाद ये दोबारा एमिट करता है। अब हमने डिफिनेशन की कि ग्रीन हाउस गैसेस फार इंफ्रारेड में एब्जॉर्ब करते हैं और फार इंफ्रारेड में ही एमिट करते हैं। अब ये इसने लाइट जो है एब्जॉर्ब की एनर्जी, ये एमिट की। अब इसने एमिट की, इसने एब्जॉर्ब कर ली, इसने एमिट की, नीचे जा रही है, ऊपर जाएगी, फिर कोई और इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह हीट ये वाली जो है ये एटमॉस्फेयर में मौजूद रहेगी। अब ये नहीं है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल, यहाँ से कुछ ना कुछ मालिक्यूल बाहर भी निकल सकते हैं जो मालिक्यूल से कहीं बच के चले जाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम मिकदार होती है, तो ज़्यादातर हीट जो है वो नीचे यहीं पे ट्रैप हो जाती है। तो इसकी वजह से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन कंसंट्रेशन जो ग्रीन हाउस गैसेस की हमारे एटमॉस्फेयर में है वो इंक्रीज़ कर रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है तो मतलब ज़्यादा हीट जो है वो कैप्चर होगी, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिटेन होगी, तो ज़्यादा होगी, तो उससे इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा विच लीड टू ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, यानी कि डिस्ट्रक्शन।
अब यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो भी मौजूद हैं, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। अब ये कैसे मौजूद मुमकिन है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं कर रहा, नाइट्रोजन का नहीं कर रहा। नाइट्रोजन अगर देखें 79% एटमॉस्फेयर की जो वॉल्यूम है उसमें नाइट्रोजन है, कितनी, 79%। तो अब ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। अब ये क्यों ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है? सिंपल सा अगर आंसर दें कि नॉन इंफ्रारेड एक्टिव हैं, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, ये भी क्वेश्चन है। अब ये इसलिए नहीं करती क्योंकि इनका जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कहते हैं सिमेट्रिक बॉन्ड। और सिंपल सी अगर बात कहूँ कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल एक जैसे दो एटम का बना हुआ हो तो वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता और इमेट नहीं करता तो वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। अब जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि किसी गैस का जो पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग काज करने का, तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो यही इसका मतलब है। इसकी चलें प्रॉपर डिफिनेशन देखते हैं। अब कहता है कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस है उसकी एबिलिटी टू रिटेन हीट इन द एटमॉस्फेयर। अब कोई भी गैस है उसकी जो एबिलिटी है गैस हीट को रिटेन करने की, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ दैट पार्टिकुलर ग्रीन हाउस गैस। लेकिन ये इसको हम एक एक टाइम पीरियड होता है जो यूजली 20 ईयर होता है और 100 ईयर होता है। IPCC एक UN के अंडर एक बॉडी है, वो डिफाइन करती है कि ये पीरियड हमेशा क्या होता है, 100 होता है 20, इस पे ये इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक हो गया। लेकिन साथ ही साथ इसका हम कंपेयर करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपैरिजन का क्या मतलब है? देखिए, हम कहते हैं कि GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का कितना है, 21, और कार्बन डाइऑक्साइड का एज ए रेफरेंस लिया जाता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक हो गया। अब GWP मीथेन का कितना है, 21 है। अब इसका मतलब क्या है कि जितना एक टन हमारे जो है मीथेन जितना ग्लोबल वार्मिंग काज करेगी, इतना 21 टन कार्बन डाइऑक्साइड के करेंगे। ठीक है। तो अब दूसरी तरह अगर कहें कि मीथेन का जो पोटेंशियल है वो 21 टाइम ज़्यादा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक हो गया। अब ये इसकी कंपैरिजन का मेन पर्पस है। अब हम क्यों करते हैं इसको, ये भी हम देखते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक स्केल में चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक हो गया। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये दो जो मेन चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हीट एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल है और दूसरा लाइफ स्पेन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये केमिकल फार्मूला है, छोड़ें इसको। अब टाइम जो है, लाइफ टाइम, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है, ठीक है, ये ईयर में दिया हुआ है 300 से लेके ये कुछ 1000 साल तक कार्बन जो है एक मॉलिक्यूल वो एटमॉस्फेयर में रह सकता है। लेकिन इसका पोटेंशियल क्या है, 1 है। अच्छा, अब मीथेन की अगर बात करें, ये 12 ± 3, ठीक है, मतलब 12 साल रह सकता है ये। अब 12 साल रह सकता है, लेकिन अगर 20 साल के लिए इसके हम कैलकुलेट करें तो वो आता है कितना, 56। ये तो बहुत ज़्यादा है। अब 21, अगर 100 साल के लिए करें 21 आएगा, अगर 500 साल के लिए करें, जो कि अब नहीं करते हम, ये आएगा 6.5। तो अब यहाँ पे देखिए, जो कि इसकी हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी वजह से इसका जो है GWP बहुत ज़्यादा आ रहा है मीथेन का। अच्छा, एक और चीज़, ये जो डेटा है ये पुराना डेटा है, ये एक रीज़न से मैंने लिया था। IPCC ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंडर ये काम करती है।
इसका काम ये है कि जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स हैं उनको पब्लिश करती है, और जो भी एम्पेरिकल डेटा होता है वो ये इसकी रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है, वो देती है। ठीक हो गया। अब ये इसकी डिफरेंट रिपोर्ट्स आई हैं, IPCC 1996, 21, 27 और 213। अब देखो यहाँ पे जो है कार्बन का पोटेंशियल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल तो हमेशा सेम रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है मीथेन का। अब मीथेन का इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस वक्त साइंस इतनी तरक्की इसने नहीं की हुई जितनी अब की हुई है। अब यहाँ पे एक तो एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है, वैल्यूज़ में, तो इस वजह से वैल्यू बढ़ रही हैं, और दूसरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और मीथेन की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, तो इस वजह से इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ कर रहा है। अब एक जो और चीज़, अब कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं कर रहा। अब ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये इसको हमेशा लिया ही वन जाता है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक हो गया। अब ये चीज़ हम समझ गए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या चीज़ है। अब ये इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये टेबल है, आप देख लीजिए। इसमें इस टेबल को आप देख लीजिए, इसमें डिफरेंट जो है गैसेस हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, पीछे लाइफ टाइम भी दिया हुआ है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ये जो भी करना है। लेकिन ये 1996 वाला है। अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो आप वो गूगल से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब गैसेस का दिया हुआ था, इसलिए मैंने ये डाला है। तो मतलब समझाना था आपको, एक रिलेटिव जो है कंपैरिजन करना था गैसेस के दरमियान। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन हमारे जहन में ज़रूर आएगा। अब इसको कैलकुलेट करने का कोई सिंपल सा फार्मूला तो है नहीं है, ठीक है। ये IPCC जो है, इसको यही अदारा जो है कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब ये कोई बड़ा अजीब तरीके से नहीं करता, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। ये एक लंबा चौड़ा फार्मूला है, ठीक है, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका कैलकुलेशन का तरीका है। अगर किसी को ज़्यादा शौक है तो वो इस फार्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट कर भी सकता है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन फिर रह गया। अब अगर देखो आप, COP16 हुई, COP26 हुई, अगर कोई भी क्लाइमेट की बात करता है वो कभी ये नहीं कहता। अगर हमने देखा ना GWP मीथेन का बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर कोई बात कर रहा है जी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कम करो, इसको कम करो। अब पोटेंशियल तो इसका ज़्यादा है, तो इसको क्यों कम करो? ये तजाद पाया जा रहा है ना। यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि हर कोई डिस्कस कर रहा है। अब कोई भी क्लाइमेट के बारे में बात करेगा, उससे ये पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नुकसानदेह है, मीथेन का नहीं पता होगा। अब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, अब इसका पोटेंशियल तो कम है। हमने देखा इसका 1 है 100 साल के लिए, और इसका 21 है, तो इसका तो ज़्यादा इफेक्ट है, इसका काम है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को हम देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मीथेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अगर देखें 0.03 इस तरह कुछ है, और बाकी कोई मीथेन और इसके साथ कोई 5-10 गैसेस मिला के उनकी 0.1 नहीं बनती, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन जो है ये मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्रिटिसिज्म का ज़्यादा टारगेट रहता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।